बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वजाइना और वल्वा की सारी डिजीज़ कर चुके हैं। अब हम सर्विक्स पे आते हैं। सर्विक्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ नेक ऑफ यूट्रस। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, सर्विक्स जो होता है बेसिकली कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है वजाइना और एंडोमीट्रियल जो कैनाल होती है उसके दरमियान में। ठीक है, सो दिस इज़ सर्विक्स। ये वाला जितना पार्ट है दिस इज़ सर्विक्स। सर्विक्स को अगर हम जूम करके देखें, ठीक है, तो इसके दो पार्ट्स होते हैं मेजरली। एक इसका एक्टो सर्विक्स होता है, ये जो बाहर वाला सरफेस होता है, और अंदर वाला जो सरफेस होता है दैट इज़ एंडो सर्विक्स। अब एक्टो और एंडो सर्विक्स के दरमियान में जो एरिया होता है, ये वाला इतना पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड एज स्क्वेमो कलमनर जंक्शन। ठीक है, ये ट्रांजिशनल जोन, स्क्वेमो कलमनर जंक्शन या ट्रांजिशनल जोन। स्क्वेमो कलमनर जंक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो आउटसाइड वाला ये पार्ट है एक्टो सर्विक्स का, दैट इज़ फॉर्म्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड नॉन क्रेटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, सो बाहर वाला एक्टो सर्विक्स से जो पार्ट है दैट इज़ फॉर्म्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड नॉन क्रेटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम, जबकि जो अंदर वाला पार्ट है एंडो सर्विक्स वाला दैट इज़ फॉर्म्ड ऑफ सिंगल लेयर्ड कलमनर एपिथेलियम। ठीक है, सो ये दोनों पार्ट्स की अलग अलग एपिथेलियम है, जबकि जो ट्रांजिशनल जोन है दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ। ठीक है, वहाँ पे कलमनर एपिथेलियम भी है, स्ट्रेटिफाइड नॉन स्क्वेमस एपिथेलियम भी है। ज़्यादातर इमेच्योर सेल्स होते हैं, इमेच्योर स्क्वेमस एपिथेलियम होती है वहाँ पे। ठीक है, बट मिक्सचर होता है, बेसिकली कलमनर भी होते हैं, इमेच्योर स्क्वेमस एपिथेलियम भी होते हैं। सो दिस जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस जोन इज़ बेसिकली प्रोन टू ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। उसकी रीज़न ये है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से ये जो एक्टो सर्विस वाली एपिथेलियम है या अंदर एंडो सर्विक्स वाली एपिथेलियम है, ये टोटली प्रोटेक्टेड होती हैं। ठीक है, रेजिस्टेंट होती हैं, बट दिस एरिया इज़ प्रोन टू ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा कौन कौन से एरियाज़ होते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का? इसके अलावा, ठीक है, ओरोफेरिंक्स, जो हमारे पास ओरोफेरिंक्स के अंदर पैलेट्स होते हैं, वहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, दैट इज़ प्रोन। उसके अलावा एनल कैनाल का जो जंक्शन होता है स्क्वेमो कलमनर जंक्शन, वहाँ पे हमारे पास जो एपिथेलियम होती है दैट इज़ प्रोन टू ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, उसके अलावा ये ट्रांजिशनल जोन। ओके, यहाँ तक तो होगी हमारी बेसिक एनाटमी। ठीक है, ओके, अब हम करते हैं इसमें हमारे पास हमने जो मेजर डिजीज़ पढ़नी है दैट इज़ सर्विकल कार्सिनोमास। तो सर्विकल कार्सिनोमा से पहले उसका प्रीकर्सर लीजन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज सर्विकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया। ओके, सर्विकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया क्या होता है? बेसिकली ये ऐसी सेट ऑफ चेंजेस होते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म करती हैं नॉर्मल एपिथेलियम को टूवर्ड्स द कार्सिनोमेटस एपिथेलियम। ठीक है, या इन्वेसिव स्क्वेमस कार्सिनोमा के अंदर कन्वर्ट करती हैं ऐसी चेंजेस। ठीक है, सो सर्विकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया इज डिफाइंड एज स्पेक्ट्रम ऑफ इंट्राएपिथेलियल चेंजेस जो कि बिगिन करती हैं फ्रॉम नॉर्मल एपिथेलियम टू मिनिमल एटीपिया, देन प्रोग्रेस टू द इंट्राएपिथेलियल एबनॉर्मेलिटीज़ टू इन्वेसिव कार्सिनोमा। ठीक है, सो सर्विकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया जो है, इसके अंदर सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो कि इसको कॉज करता है नॉर्मल एपिथेलियम से चेंज करा के, दैट इज़ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। आपको याद रखना है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के दो स्ट्रेन हमने पढ़े हैं, हाई रिस्क, ठीक है, एंड लो रिस्क। जो लो रिस्क होते हैं दैट इंक्लूड्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टाइप 6 एंड 11, जो कि बेसिकली कॉज क्या करते हैं? वॉट्स कॉज करते हैं। हम पीछे पढ़ के आए हैं कॉन्डाइलोमा एक्यूनेटम। ठीक है, जबकि जो 16, 18, 31 एंड 33 होते हैं ये हाई रिस्क होते हैं। ठीक है, 16 जो होता है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कॉज करता है और 18 जो है वो एडिनो कार्सिनोमा कॉज करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है MCQs के लिए। अब हम पढ़ते हैं कि कौन से रिस्क फैक्टर हैं। ठीक है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा इंटरकोर्स बिफोर 16 ईयर्स ऑफ एज, ये क्या करता है? ट्रांजिशनल जोन को एक्सपोज कर देता है टू द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। उसके अलावा मल्टीपल सेक्स पार्टनर, मल्टीपैरिटी। ठीक है, मल्टीपैरिटी जब प्रेगनेंसी बहुत बार होती है तो ट्रांजिशनल जोन होता है वो बड़ा होता जाता है। ठीक है, सर्विक्स के अंदर तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो इन्फेक्शन वहाँ पे कर सके। पुअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, हाइजीन बुरी है, स्मोकर्स के अंदर बहुत ज़्यादा चांस होता है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, OCP लॉन्ग टर्म यूज़ करने वाले हैं, या इन यूट्रो एक्सपोजर टू डाई इथाइल स्टिबिस्टेरोल, ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। विजाइना के अंदर काफ़ी जो डिजीज़ होती हैं, नॉर्मली विजाइना के अंदर कोई बहुत ज़्यादा प्राइमरी डिजीज़ होती नहीं है, और जो होती हैं वो इसके एक्सपोजर के साथ, इन यूट्रो एक्सपोजर हो तो उसकी वजह से होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है
वो बेसिकली कैसे कॉज करता है इन्फेक्शन, ठीक है। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के डीएनए के पास दो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, L1 एंड L2 प्रोटीन्स, ठीक है। ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को एडहेयर करने के साथ। अब आपको पता है कि जो स्क्वेमस एपिथेलियम है, जो इस एरिए जो भी है सर्विक्स की एपिथेलियम, ठीक है, उसके अंदर सबसे नीचे जो लेयर होती है दैट इज़ बेसल लेयर। अब ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कहा था कि जो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है दैट इज़ प्रोटेक्टेड, ठीक है, ऐसे ही कहा था दैट इज रेजिस्टेंट। तो ऐसे ही है, वो बेसिकली रेजिस्टेंट ही होती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, बट ड्यू टू सम इंजरी, कोई इंसिजन या कोई भी मतलब सर्जिकल प्रोसीजर वॉट एवर, किसी भी वजह से इन सेल्स के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया, ठीक है, इस एपिथेलियम के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया जिसकी वजह से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो एडहेयर कर जाता है बेजल सेल्स के साथ। बेजल सेल्स इसलिए भी प्रोन होते हैं क्योंकि बेजल सेल जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, ठीक है, मेच्योर नहीं होते, क्योंकि इनसे आगे जितने सेल्स बनते हैं ना वो मेच्योर होते जाते हैं, ठीक है, ऊपर जितनी लेयर्स बनती जाती हैं वो मेच्योर सेल्स होते जाते हैं। सो बेसिकली दीज आर इमेच्योर सेल्स एंड दीज आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, ठीक है। सो हमने याद ये करना है कि हाउ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कॉजेज द इन्फेक्शन। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के डीएनए के पास L1 एंड L2 दो वायरल प्रोटीन्स होती हैं जो कि इसको हेल्प करती हैं एडहेयर करने के साथ, ठीक है। अच्छा, फिर इसके पास दो और ऑन्को प्रोटीन्स होती हैं E6 एंड E7। E6 जो होता है वो बाइंड करता है TP53 के साथ और TP53 को कर देता है इनहिबिट, क्योंकि आपको पता है कि ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है, जो जब ट्यूमर सप्रेसर जीन सप्रेस हो जाएगा तो सेल साइकिल जो होगा वो अनरेगुलेट हो जाएगा, ऐसा ही है ना, ठीक है। दूसरा ये काम क्या करता है, टीलोमरेज को स्टेबलाइज कर देता है, टीलोमरेज की एक्सप्रेशन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सेल जितना मर्जी डिवाइड होता जाए टीलोमर जो होते हैं वो शॉर्टन नहीं होते, तो सेल जो होता है वो उसी तरह डिवाइड करता रहता है, ठीक है। ओके, ये काम हो गया। MCQs के लिए भी आपको याद रखना है कि E6 किसको इनहिबिट करता है। E7 जो है वो इनहिबिट करता है रेटिनोब्लास्टोमा जीन को। अब आपको पता है ये भी एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। उसके अलावा ये इनहिबिट करता है P21 को। P21 जब इनहिबिट हो जाता है तो उसकी वजह से P21 बेसिकली क्या है, P21 इनहिबिटर होता है CDK4 का, ठीक है। ये सिंपल आप ये याद कर लें कि P21 की इनहिबिशन की वजह से CDK4 जो साइकिल है, साइक्लिन D वाला, वो ज़्यादा हो जाता है या प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली सेल साइकिल जो होता है वो अनरेगुलेट हो जाता है और सेलुलर प्रोलिफरेशन बढ़ जाती है, सही है। तो मैं बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के पास L1 L2 दो प्रोटीन्स होते हैं that help it to adhere to the cervical epithelial cells। फिर इसके पास दो ऑन्को प्रोटीन्स होती हैं E6 एंड E7। E6 जो होती है वो इनहिबिट करती है TP53 को, E7 जो है वो इनहिबिट करती है रेटिनोब्लास्टोमा को, ठीक है। जब P53 इनहिबिट हो जाएगा, रेटिनोब्लास्टोमा इनहिबिट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली होगा क्या, सेल साइकिल जो होगा वो अनरेगुलेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह लिख लें। एडिशनली अगर आप ये लिखना चाहें तो यू कैन राइट, सही है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन कि इसकी मॉर्फोलॉजी कैसे है, ठीक है। अब इसकी ना हमने कार्सिनोमा इनसाइटू है, या इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, सर्विकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया, इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से बाहर नहीं आया होता, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से बाहर नहीं आया होता। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास बेजल लेयर है, ठीक है, ये देखिए नीचे बेजल लेयर है ये सारी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसकी ना हमने क्लासिफिकेशन की हुई है, इसकी 3 तरह से क्लासिफिकेशन आई हुई है, ठीक है। एक इसकी क्लासिफिकेशन है दैट इज़ ऑन द बेस ऑफ कितना डिस्प्लेजिया है। सेकेंडली इसकी क्लासिफिकेशन है जिसको हम कहते हैं सर्विकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया क्लासिफिकेशन, और थर्ड होती है जिसे हम कहते हैं बटिस्टास क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये न्यूएस्ट क्लासिफिकेशन है, ओके। अच्छा, अब इन तीनों क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकली इसको। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे बेजल सेल्स हैं, नॉर्मल एपिथेलियम में इंटैक्ट हैं बिल्कुल, और उसके ऊपर सारी स्ट्रेटिफिकेशन हुई हुई है, सही है। अब मैंने बताया कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस स्टार्ट कहाँ से करता है, बेजल सेल से, तो लोअर पार्ट से स्टार्ट करता है। तो अगर सिर्फ लोअर पार्ट के लोअर 1/3 इन्वॉल्व हो, सिर्फ लोअर 1/3 इन्वॉल्व हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिन 1 कहते हैं, ठीक है। और बटिस्टास क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको हम कहते हैं लो ग्रेड स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लेजन, ठीक है, लो ग्रेड स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लेजन, समझ आ गई, ठीक है। और WHO की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको हम क्या कहेंगे, माइल्ड डिस्प्लेजिया। तो तीनों क्लासिफिकेशन को अकॉर्डिंगली देखते रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, माइल्ड डिस्प्लेजिया, लोअर 1/3 इन्वॉल्व है। फिर क्या होता है, मॉडरेट डिस्प्लेजिया, जिसमें क्या होता है, मॉडरेट डिस्प्लेजिया में लोअर 2/3 इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, लोअर 2/3 इन्वॉल्व हो जाता है। फिर होता है स्वेयर डिस्प्लेजिया। स्वेयर डिस्प्लेजिया के अंदर क्या होता है कि लोअर 2/3 से ज़्यादा, मतलब मोर देन 2/3 इन्वॉल्व हो जाता है, सही है। और फिर आता है कार्सिनोमा इनसाइटू। कार्सिनोमा इनसाइटू में तकरीबन सारे का सारा इन्वॉल्व हो जाता है, पूरी बेजल लेयर से लेकर ऊपर तक सारी की सारी एपिथेलियम की लेयर्स इन्वॉल्व हो जाती हैं।
लेकिन एक बात ये रहती है कि अभी भी बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट होती है, ठीक है। तो कार्सिनोमा इन साइटू ये है, ये हमने क्लासिफिकेशन कर ली, डिस्प्लेजिया वाली क्लासिफिकेशन, ओके। अब हम देखते हैं सिन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। सिन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने कहा कि सिन 1 होता है जब लोअर 1/3 इन्वॉल्व हो रहा हो, सिन 2 होता है जब लोअर 2/3 इन्वॉल्व हो रहा हो, और सिन 3 होता है जब मोर देन 2/3 इन्वॉल्व हो रहा हो, ठीक है। कार्सिनोमा इन साइटू भी सिन 3 में ही आता है, ओके। अब आते हैं लो ग्रेड या हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लेजन के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है। उस क्लासिफिकेशन में सिर्फ 2 ग्रेड्स ही हैं, या लो ग्रेड है या हाई ग्रेड है। सो लोअर 1/3 जब तक इन्वॉल्व होगा और माइल्ड डिस्प्लेजिया होगा तो इट इज़ कॉल्ड एज लो ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लेजन। बाकी सारे लोअर 2/3 इन्वॉल्व है, चाहे मोर देन 2/3 इन्वॉल्व है, चाहे कार्सिनोमा इन साइटू है, दे आर ऑल कंसीडर्ड एज हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लेजन अकॉर्डिंग टू बेथेस्डा's क्लासिफिकेशन। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। डिस्प्लेजिया की क्लासिफिकेशन में 4 चीज़ें हैं, सिन क्लासिफिकेशन में 3 है, और बेथेस्डा's क्लासिफिकेशन में 2 है, सही है। तो इस तरह आपको अकॉर्डिंगली याद करना है, सही है। सो माइल्ड डिस्प्लेजिया तब होता है जब लोअर 1/3 इन्वॉल्व हो, इसी को हम लो ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लेजन भी कहते हैं, इसी को हम सिन 1 कहते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि जब 2/3 लोअर इन्वॉल्व हो जाए तो इसको हम कहते हैं मॉडरेट डिस्प्लेजिया, इसको हम कहते हैं सिन 2, लेकिन इसको हम स्क्वेमस एपिथेलियल लेजन के अकॉर्डिंगली हाई ग्रेड ही कहेंगे। फिर मोर देन 2/3 जब इन्वॉल्व होता है तो इसको हम कहते हैं स्वेयर डिस्प्लेजिया, ठीक है। और इसको हम सिन 3 क्लासिफिकेशन कहते हैं, और हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लेजन कहते हैं, ठीक है। तीनों क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, ओके। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग स्क्वेमस, ये हमारे पास इंट्राएपिथेलियल लेजन तो हो गया, या जिसको हमने कहा कि सर्विकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया या कार्सिनोमा इन साइटू, सारे इसी के नाम है, ठीक है। यहाँ से आगे क्या होता है, जब बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रेक होती है और ये सेल जो होते हैं इन्वेड करना शुरू कर देते हैं सराउंडिंग टिश्यू को, सो देन इट इज़ कॉल्ड एज इन्वेसिव कार्सिनोमा, ठीक है। अच्छा, इन्वेसिव कार्सिनोमा भी ज़्यादातर मिडिल एज वुमेन में होता है 40 से 50 ईयर्स ओल्ड के अंदर, ठीक है। और ये प्रेजेंट करता है विद विजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है, स्पेशली आफ्टर सेक्स, ठीक है। सो पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और सर्विकल डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है। दीज आर बेसिक सिम्टम्स, ठीक है, क्लिनिकली। अच्छा, अब इसकी जो रिस्क फैक्टर हैं वो सारे के सारे ऊपर वाले हैं। पैथोजेनेसिस कैसे होती है वो सारी की सारी वही ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कैसे कराते हैं, सेम टू सेम है जैसे हम ऊपर सर्विकल इंट्राएपिथेलियल लेजन देख के आए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देख लेते हैं। तो हमारे पास जो सर्वाइकल कार्सिनोमा होता है ये कैसे अपीयर होता है, या तो ये फंगेटिंग मैस की तरह अपीयर होता है, मतलब फंगेटिंग मैस का मतलब ये होगा कि ये कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ पैटर्न होगा, या फिर ये किस तरह अपीयर हो सकता है, अल्सरेटिव, ठीक है, ये इस तरह अंदर की तरह अल्सर बना रहा होगा, ठीक है। या फिर ये किस तरह हो सकता है, इन्फिल्ट्रेटिव। इन्फिल्ट्रेटिव का मतलब ये है कि ये पीछे पड़े हुए रेक्टम के अंदर या इंटीरियरली पड़े हुए ब्लैडर की वॉल के अंदर इन्वेड कर जाएगा, दैट इज़ इन्फिल्ट्रेटिंग। तो 3 तरह से हो सकता है मॉर्फोलॉजिकली, ग्रॉसली, या ये फंगेटिंग जोन हो सकता है, ठीक है, फंगेटिंग कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ हो सकती है, या फिर ये अंदर की तरफ अल्सर बना रहा होगा, या फिर ये पोस्टीरियरली या इंटीरियरली इन्फिल्ट्रेट कर रहा होगा। 3 सिचुएशंस ये हो सकती हैं। मॉर्फोलॉजिकली कॉमन बातें क्या क्या हो सकती हैं, प्लियोमॉर्फिज्म नोटिस होता है, ठीक है, आपको पता है प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि सेलुलर पोलैरिटी सारी उड़ गई, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियर रेशो ख़राब हो गया, माइटोटिक फिगर अपीयर हो रहे हैं, नेक्रोसिस हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ होगा, कॉमन फीचर आप लिखेंगे, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजिकली ना सर्वाइकल कार्सिनोमा जो है ये 3 तरह का हो सकता है। मोस्ट कॉमनली 80% के आसपास ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, ठीक है। अच्छा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहाँ से अराइज करता है, स्क्वेमस कोलमनर जंक्शन से, ट्रांजिशनल जोन से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 80% सबसे ज़्यादा यही होता है। अब ये किस तरह होगा, मैंने आपको बताया था कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जहाँ पे भी आ जाए आपने क्या लिखना है, कैराटिन पल्स बना रहे होते हैं, ठीक है। सेल जो होते हैं वो वर्ल पैटर्न में अरेंज होते हैं और सेंटर में उसके क्या होता है, कैरेटिनाइजेशन हुई होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज कैराटिन पल्स, ठीक है। ये बात हो गई, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखें आपको कैराटिन पल्स मिल रहे हैं, ठीक है, ये कैराटिन पल्स ही हैं, ठीक है, ओके। और मलिग्नेंट सेल जो होते हैं वो स्ट्रोमा को इन्वेड कर रहे होते हैं क्योंकि इन्वेसिव कार्सिनोमा है, ठीक है। और दूसरी इसकी टाइप हो सकती है नॉन कैराटिनाइजिंग ट्यूमर। नॉन कैराटिनाइजिंग ट्यूमर के अंदर क्या होगा कि लार्ज सेल्स मिलेंगे आपको जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होगा, प्लियोमॉर्फिक होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। और इसके अलावा स्ट्रोमा होगा जो कि इसको लोब्स में डिवाइड कर रहा होगा और उसके अंदर लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट मिल रहे होंगे आपको,
ठीक है। सेल्स जो होंगे वो लार्ज होंगे, प्लियोमॉर्फिक होंगे, उनके अंदर माइटोटिक फिगर होंगे, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियर रेशियो डिस्टर्ब हुई होगी, बट वो अरेंज्ड होंगे इनटू द नेस्ट या कॉर्ड्स, ठीक है, और फाइब्रस सेप्टा उसके आसपास लिपटा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन इनके अंदर केराटिनाइजेशन नहीं होगी। ये दो तरह का स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं एडिनो कार्सिनोमा के ऊपर। एडिनो कार्सिनोमा के अंदर क्या होगा, ग्लैंडुलर पैटर्न होगा। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये भी ग्लैंड बना हुआ है, ये भी ग्लैंड बना हुआ है, ये भी ग्लैंड बना हुआ है, ठीक है। ट्यूमर सेल्स आर अरेंज्ड इन ग्लैंडुलर पैटर्न, ठीक है, और दे आर क्रिएटिंग पेपिलरी प्रोजेक्शन। ट्यूमर सेल्स होंगे ना, ये क्या क्या कर रहे होंगे, इस तरह अंदर की तरह पेपिलरी प्रोजेक्शंस क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। ये हो गया एडिनो कार्सिनोमा। और फिर हो सकता है मिक्स्ड हो, एडिनो स्क्वेमस कार्सिनोमा हो सकते हैं, ठीक है, बहुत कम। अच्छा, एडिनो कार्सिनोमा कहाँ से अराइज होता है, एंडोसर्विक्स से। ये भी आपको एमसीक्यूज याद रखने हैं। अब आती हैं इसकी स्टेजिंग के ऊपर, ठीक है। आपको स्टेज 1, 2 और 3 बेसिकली याद करनी है। स्टेज 1 में क्या होगा, कन्फाइंड होगा, कैंसर के सर्विक्स तक ही होगा, ठीक है, सर्विक्स तक ही रहेगा। स्टेज 2 में क्या होगा, दिस एक्सटेंड बियॉन्ड द सर्विक्स, बट ये पेल्विक वॉल तक नहीं पहुंचा होगा, ठीक है। याद रखना है कि ये क्या करेगा, सर्विक्स से तो बाहर निकल जाएगा लेकिन पेल्विक वॉल से बाहर नहीं जाएगा। दूसरी बात होगी, स्टेज 3 में क्या होगा कि ये पेल्विक वॉल तक एक्सटेंड कर जाएगा या फिर लोअर 1/3 ऑफ द वजाइना को इन्वेट कर देगा। आपको पता है ना कि सर्विक्स ऊपर पड़ा होता है, नीचे वजाइना होता है, वजाइना का अपर पार्ट क्रॉस करके लोअर 1/3 तक पहुंच चुका होगा, या फिर ये क्या कर रहा होगा, पेल्विक वॉल में इन्वेट कर रहा होगा। तो दिस इज स्टेज 3। और स्टेज 4 में क्या होता है कि बियॉन्ड द ट्रू पेल्विस, रेक्टम में, बाकी जितने ऑर्गन्स हैं आसपास के, उन सब में इन्वेट कर चुका होगा, ठीक है। ये स्टेजिंग है इसकी। हम इसकी स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, पेप्समियर से, ठीक है। पेप्समियर करते हैं। पेप्समियर नॉर्मली रिकमेंडेड किया जाता है कि पेप्समियर जो है 21 ईयर पे कर दिया जाए। इंटरकोर्स किया है या नहीं किया, पेप्समियर कर देना चाहिए, ठीक है। पेप्समियर से हमें पता क्या चलता है कि क्या पेशेंट जो है शी हैज़ द प्रोबेबिलिटी टू गेट द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन और नॉट, ठीक है। बाकी आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हम किस तरह करते हैं, ये क्या रिकमेंडेशंस हैं। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक और इसकी बात कि इसकी स्प्रेड कैसे होता है, लोकल स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा लिम्फेटिक स्प्रेड हो सकता है। पहले जो होता है वो एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स में जाएगा, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में, देन एक्सटर्नल इलिक लिम्फ नोड्स में जाएगा, देन ऑब्चुरेटेड लिम्फ नोड्स में जाएगा, ठीक है। और मोस्ट कॉमन हेमाटोजेनिक जो स्प्रेड होगा वो लंग्स के अंदर होगा, ठीक है। और डायरेक्ट एक्सटेंशन ये करके कहाँ तक पहुँच सकता है, ओवरीज तक, सही है। सॉरी, लीस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस इज ओवरीज, लीस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन कौन सी है, लंग्स, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी इसलिए माजरत, होपफुली आपको समझ आ गया हो। अल्लाह।